नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, अभी तक की क्लासेस में हम 10th क्लास की मैथ्स प्रश्नावली 6.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने थेल्स थ्योरम मींस प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 मींस थेल्स प्रमेय के विलोम के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। एंड आई होप आप सभी ने उसे बहुत एंजॉय किया है, आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के बारे में, वो भी एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर हम आपको पूरे सवाल एक एक करके हम आपको बिल्कुल बारीकी से एक फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और रिवाइज करा दूं कि हमने अपनी प्रश्नावली 6.1 में सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बात किया था, है ना। मतलब हमने उस वीडियो में समरूपता के कंसेप्ट को समझा था। तो यहाँ पर 6.3 प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और वो कंसेप्ट याद दिला देना चाहता हूँ, जिससे आपको इन सवालों को करने में आसानी हो, इन सवालों को करने में मदद मिले। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे समरूपता। किसकी बात करेंगे? समरूपता की बात करेंगे, समरूपता के गुणधर्म की। यहां हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी बात करने वाले हैं? समरूपता के गुणधर्म की आप यहां पर बात करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है और अगर आपने उसे बहुत अच्छे से समझा है, तो आपको अब आपके माइंड में बिल्कुल ट्रेस हो चुका होगा, माइंड में आ चुका होगा कि यहाँ पर समरूपता के गुणधर्म कितने हैं? 2 गुणधर्म हैं। और कौन कौन से हैं? कि भाई पहला गुणधर्म तो क्या है कि संगत कोण, क्या दोस्तों? संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात संगत कोण समान होते हैं। और दूसरी बात यह है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं, क्या दोस्तों? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। कैसी होती है दोस्तों? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए ये 2 गुणधर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 गुणधर्म जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए और आपको ये पहचानना आना चाहिए। इनके बेसिस पर आप कोई भी 2 त्रिभुजों को यहाँ पर आप समरूप कर सिद्ध करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया समरूपता का गुणधर्म। ठीक है, मतलब हमने समरूपता के गुणधर्म को एक बार फिर से समझ लिया है। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो अब प्रश्नावली 6.3 के सवाल आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों फटाफट से सबसे पहले तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक का बटन दबाना है। दूसरी बात, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे आपका हर एक सवाल एकदम फुली कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल और देखते हैं कि हमारे पहले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। तो आइए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हम उन सवालों की ओर चलते हैं। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों की युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही साथ समरूपता त्रिभुजों को संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, अब बात हो रही है यहाँ पर समरूपता कसौटी की। ठीक है, किसकी? समरूपता कसौटी की। ओके, और हमने समरूपता का चिन्ह तो आपको बता ही दिया था कि एस को आपको इस तरह से लिटाना है, ये होता है आपका समरूपता का चिन्ह। बात करें थोड़ी सी कंसेप्ट की, कौन से कंसेप्ट की? कसौटी, है ना। मतलब यहाँ पर शर्त कि भाई समरूपता के लिए कौन सी शर्त लागू होती है। तो जैसे बात करें कि भाई पहली शर्त होती है आपकी ए मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं कोण, कोण और कोण। ठीक है, या आप इसे ए भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 कोण बराबर हो गए, मतलब हमारे दोनों त्रिभुज समरूप यहाँ पर सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि भाई ये समरूपता की कसौटी कब लागू होती है? जब किसी एक त्रिभुज का, ठीक है, जब किसी एक त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, एक त्रिभुज के
संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के समान होते हैं तो यहाँ पर कोण 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 समरूपता की कसौटी लागू होती है। ठीक है, दूसरी बात आती है एस एस एस, मतलब भुजा भुजा और भुजा। ठीक है दोस्तों, भुजा 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 कसौटी की बात करें, साइड साइड साइड, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल, ये कैसे होंगे? भुजाएं समानुपाती होंगी। इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती होंगी, जैसे कि ए बी का अनुपात पी क्यू से हो और बी सी का अनुपात क्यू आर से हो और ए सी का अनुपात पी आर से हो, और यहाँ पर ये सारे अनुपात कैसे हो? इक्वल हो, तीनों ही अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पर हमारी कौन सी एस 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 मतलब भुजा 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 समरूपता की कसौटी यहाँ पर लागू होती है। ठीक है दोस्तों, वही बात करें अगर तीसरी कसौटी की, तीसरी कसौटी कैसे कि साइड एंगल साइड, है ना, मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है दोस्तों, भुजा कोण भुजा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये लागू होती है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये दो त्रिभुज है और इन दो त्रिभुजों में ए बी अपॉन पी क्यू और मान लीजिए कि ए सी अपॉन पी आर, ये दोनों इक्वल है और दोनों के बीच कोण ए इज इक्वल्स टू कोण पी, है ना। जिन दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन है ना, दोनों जो दो भुजाएं समानुपाती हैं उनके बीच का ही कोण अगर समान है, ठीक है, जैसे कि हमने ये वाली भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके, ठीक है, तो इसका अनुपात इससे ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच वाला ही कोण बराबर होना चाहिए, तब जाकर आपकी एस एस मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी यहाँ पर लागू होती है। सो दोस्तों, इस प्रकार से आपको त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी मतलब शर्तों का प्रयोग करना है और इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज को, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब करते हैं हम अपने सवाल को। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे पहले प्रश्न पर, जिसमें हमें क्या करना है, ये त्रिभुजों को देखना है और इन युग्मों को देखकर बताना है कि ये जो युग्म है समरूप है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हमने समरूपता की शर्त को समझ ही लिया है कि भाई कौन कौन सी शर्तें होती हैं। उन शर्तों के आधार पर ही हमें त्रिभुजों को यहाँ पर समरूप सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, एक बार और याद रख लीजिएगा कि संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, मतलब आपको यहाँ पर कोण बराबर देखने हैं और भुजाओं का अनुपात समान देखना है। ठीक है, अब जैसा कि हम पहले प्रश्न की बात करें, आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कोण ए 60 है, कोण बी 80 है और कोण सी 40 है। ठीक है, 60, 80 एंड 40। यहां भी देखें 60, 80 एंड 40। अब माय फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान दें, त्रिभुज के जो भी कोण दिए गए हैं, ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो उसके लिए पहले ये चेक कर लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है या नहीं। ठीक है भाई, ये भी एक कंफर्म होना जरूरी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है, हमने एक लॉजिक पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ना तो ज्यादा पॉसिबल है ना ही कम पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर तीनों कोणों का योग 180 है कि नहीं, पहले ये देख लें, तो 60 और 80 140 और 40 80, है ना, 180 ये हो रहा है, मतलब ये त्रिभुज सही है। अब कंपेयर करें, तुलना करें, तो तुलना के आधार पर देखेंगे कि भाई कोण ए जो है कोण पी के बराबर है और दोनों का मान कितना है, 60 डिग्री है। कोण बी देखें जो कि कोण क्यू के बराबर है, कितना, 80 डिग्री, और कोण सी देखें जो कि कोण आर के बराबर है, कितना, 40 डिग्री। तो हमने यहां देखा कि भाई ए का संगत कौन है, पी,
बी का संगत कौन है, क्यू, एंड सी का संगत कौन है, आर, है ना। तो मतलब यहां क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब कौन सी समरूपता से दोस्तों, तो आप यहां कहेंगे कि हमने यहां क्या किया है, तीनों कोण समान किए हैं, ठीक है। तो यहां पर कोण 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 कोण, ठीक है, ए ए ए समरूपता की शर्त यहां पर लागू होती है दोस्तों, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला युग्म जो है यहाँ पर समरूप सिद्ध होता है। चलिए इसके बाद हम दूसरे वाले युग्म को देखें। तो यहां पर आप देखेंगे दूसरे युग्म में आपको भुजाओं की माप दी है। अब भुजाओं की माप से कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी भुजा का अनुपात किसके साथ बैठता है, तो आप थोड़ा सा कंपेयर करें। आप देखेंगे यहाँ पर 2 दिया है या 2.5 दिया है या 3 दिया है, फिर आप यहाँ देखेंगे या 4 दिया है या 5 दिया है या 6 दिया है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भुजाएं डबल हो रही हैं, है ना, अनुपात में कैसी हो रही है, दोगुनी हो रही है। 2 का दुगुना 4, 2.5 का दुगुना 5 और 3 का दुगुना 6, है ना। मतलब कि ए बी का रेशियो किसके साथ फिट बैठता है, क्यू आर के साथ फिट बैठता है। अब ए बी कितना है, 2 है, और क्यू आर कितना है, 4 है, ठीक है। इसको आप रिड्यूस करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अनुपात आपको मिला 1/2, ठीक है। अब दूसरा अनुपात आप देख लें बीसी, बीसी, है ना। अब आप देखिए बीसी के संगत में कौन आ रहा है, तो ए के नीचे क्यू है, बी के साथ है आर, है ना। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो बी सी, तो बी की प्लेस पर आर, तो मतलब सी की प्लेस पर क्या बचा, आपका पी बचा, ठीक है। तो बीसी कितना है, 2.5 है, और आर पी कितना है, आपका 5 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, और इसका अनुपात भी कितना हो गया है, 1/2 हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ ये हो गया है, ठीक है, इसका अनुपात हो गया है, इसका अनुपात हो गया, बचता है इसका अनुपात, ठीक है। तो मान लीजिए आपने लिखा सी ए, है ना, क्या लिखा, सी ए लिखा, तो सी के संगत में कौन आ रहा है, पी आ रहा है, और ए के संगत में कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो पी क्यू वाली भुजा आ गई। अब सी ए कितना है, 3 है, और पी क्यू कितना, 6 है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अनुपात कितना आ गया, 1/2 आ गया है। मतलब यहां पर हम देखेंगे कि तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है, मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। इसलिए आप कहेंगे कि भाई त्रिभुज ए बी सी, अब समरूपता में नेमिंग का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। नेमिंग करते समय खास तौर से ध्यान रखें कि भाई ए के नीचे कौन लिखा है, क्यू लिखा है, ठीक है। हमने क्या सिद्ध किया, समरूप सिद्ध किया है, तो इस प्रकार से एस को लेटाना है, और समरूपता त्रिभुज, ठीक है, ए के नीचे क्यू, तो क्यू लिखा, फिर बी है, बी के नीचे क्या है, आर है, तो आर लिखा, और सी के नीचे पी है, तो पी लिखा। तो मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, और इस प्रकार से दोस्तों हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया है, समरूप सिद्ध हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं चलिए तीसरे युग्म की, कि भाई देखिए तीसरा युग्म यहाँ पर समरूप है या नहीं। ओके, तो देखिए आप जिस प्रकार से हमने यहाँ कंपेयर किया था, वहां भी हम कंपेयर करके देखेंगे। अब भाई कोण तो यहाँ है नहीं, है ना, कोणों की तुलना वाली कंडीशन तो यहाँ पर मिलती नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन किसकी मिल रही है, वही भुजाओं के अनुपात की, ठीक है, मिला लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, चलिए जैसे कि मान ली कि भाई 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ तो कंपेयर करने पर आता ही नहीं कुछ भी। भाई जैसे आप MP, ठीक है, MP, तो आप क्या लिख सकते हैं, DE लिख ली। अब MP कितना है, 2 है, और DE कितना है, 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। वही बात करें फिर किसकी, इस वाली भुजा की, LP की, LP, ठीक है। तो हमने देखा LP, तो यहां आ जाएगा क्या आपका, अब देखें आप MP, ठीक है, MP के नीचे आ रहा है DE, अब M का संगत कौन हो गया, D, ठीक है, और इसका संगत देखें
तो यहाँ पर अनुपात एक तरह से जो है नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर मान भी लीजिए कि 2 का दुगना 4 और 3 का दुगना 6 आता है, लेकिन यहाँ 2.7 है और यहाँ 5 है। इसका मतलब जो है त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF। ठीक है, क्या समरूप नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने ये 3 युग्मों को चेक कर लिया है कि ये भुजाएं सॉरी ये दोनों युग्म जो है यहाँ पर समरूप है या नहीं है, जिसमें हमारा पहला युग्म और दूसरा युग्म समरूप है और तीसरा युग्म समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का एक युग्म जो है यहाँ पर समानुपाती नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे वाली 3 आकृतियों को मतलब 3 युग्मों को और चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे चौथे युग्म की ओर, जिसमें हमें आपको त्रिभुज दिया है LMN एंड QPR, है ना। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, LMN दिया है और QPR ये आपका P है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, इसमें आपको M 70 दिया है और Q 70 दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि कोण M जो है कोण Q के बराबर है, जो कि कितना है 70 डिग्री, मतलब M और Q यहाँ पर संगत कोण है। दूसरा आप देखें MN, ठीक है, MN का रेशो है ना किसके साथ बनता है, PQ के साथ बनता है। ठीक है, तो MN का रेशो आप बनाएंगे तो MN सो QP, अब MN कितना है 2.5 है और QP कितना है 5 है। ठीक है, तो आप इसको रिड्यूस करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे, वही 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये 52 आता है। ठीक है, दूसरा आप यहां देखें कि LM तो LM का रेशियो बनेगा RQ से। ठीक है, और LM कितना है 5 और RQ कितना है 10, तो इसको रिड्यूस करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहां पर आता है 1/2। ठीक है, तो मतलब आप यहां देखें कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, दो भुजाएं समानुपातिक हैं और उनके बीच एक कोण समान है ना, मतलब कि यहां पर दोस्तों त्रिभुज LMN समरूप होगा। अब आप देखें कि LMN, L का संगत कौन है R, तो त्रिभुज R लिख दें पहले। ठीक है, पहले L है इसलिए R लिख दें, फिर M है तो Q लिख दें। ठीक है, और फिर N तो P लिख दें। ठीक है, तो भाई नामिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप संगत अंगों को दर्शा पाते हैं। आपको समझ में साफ साफ समझ में आता है कि L का संगत R है, M का संगत Q है, N का संगत P है। और इस प्रकार से हमारा दोस्तों हमने ये फोर्थ युग्म, ये चौथा युग्म है हमारे पहले प्रश्न का, हमने यहाँ पर समरूप सिद्ध कर दिया है। ठीक है, कौन सी समरूपता से, तो हमने दो भुजाओं के बीच एक संगत कोण समान किया है, मतलब SAS समरूपता यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें युग्म की। अगला पांचवा युग्म देखें कि भाई ये समरूप है या नहीं। चलिए, तो इसके लिए क्या करें, पहले हम देख लें कि चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका क्या क्या दिया है कि भाई आपको इस पांचवें युग्म में सबसे पहले तो आपका कोण A और कोण F मान लीजिए कि संगत है। ठीक है, चलिए A और F संगत है, चलिए ठीक है, A बराबर F लिख सकते हैं। ओके, 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ A 80 है, वहां F 80 है। अब इसके आधार पर आप अगर लिखते हैं AB, ठीक है, तो AB 2.5 है। ठीक है, सो मान लीजिए A संगत है F का, तो ये हो गया FD। ओके, चलिए FD, AB कितना है 2.5 है, FD कितना है 5 है, इसको हम रिड्यूस करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात करें, तीसरी भुजा का अनुपात मिलाएं, तो तीसरी भुजा यहां देखें जो कि क्या है BC है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं BC है ना,
ओके, अब आप यहां देख सकते हैं बी का संगत कौन आ रहा है, डी। ओके, बी का संगत कौन आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो बी का संगत डी और ए का संगत एफ। ठीक है, तो सी का संगत कौन बचा, ई। तो मतलब यहां पर आपको बीसी के बटे में कौन होना चाहिए, इसके हिसाब से बीसी के संगत में डीई होना चाहिए, बट यहां डीई की कोई माप नहीं दी है ना, डीई वाली भुजा की कोई माप नहीं दी है, और बीसी का संगत ईएफ तो यहां होता ही नहीं है ना। अब ये संगत नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं हो रही हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डीई एफ के। ठीक है, यहां पर भुजाएं समानुपातिक नहीं हो पा रही हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम युग्म की, जिसमें आप देख सकते हैं D70 दिया है और E80 दिया है, तो यहाँ F नहीं दिया है। यहां देखेंगे तो Q80 दिया है, R30 दिया है, तो P नहीं दिया है। मतलब आपको क्या करना होगा, पहले यहां पर F फाइंड करना होगा और यहां पर P फाइंड करना होगा। अब कोण F कैसे पता चलेगा, तो कोण F पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, 180 में से, ठीक है, कोण D प्लस कोण E घटाने होंगे। सो 180 क्यों घटाया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से दो कोणों की मान हमें मालूम है, तीसरे कोई कोण की मान हमें यहाँ मालूम नहीं है, तो हम 180 में से बाकी के दो कोणों को का योग करके उनको जोड़कर अगर हम 180 में से घटा देंगे तो भाई हमें यहाँ पर तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा। अब कोण डी कितना है, 70 डिग्री है, कोण ई कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है, 180 माइनस 150, तो भाई एफ बराबर बचा 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से हम P निकालेंगे, तो कोण P इज इक्वल्स टू 180 माइनस कोण Q प्लस कोण R। ठीक है ना, ओके, किसके कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। सो Q कितना है, 80 डिग्री है, R कितना है, 30 डिग्री है। ओके, सो 180 माइनस 8 3 11 110, 180 में से 110 हटेगा तो बचेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि भाई कोण P जो है किसके बराबर है, सॉरी कोण D जो है कोण P के बराबर है और वो कितना है, 70 डिग्री। कोण E किसके बराबर है, तो कोण Q के बराबर है और वो है 80 डिग्री। और कोण F कोण R के बराबर है जो कि क्या है, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर तीनों कोण ही समान है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, और वो भी कौन सी समरूपता से, AAA समरूपता के आधार पर हमारा ये त्रिभुजों का युग्म भी यहाँ पर समरूप सिद्ध होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने यहाँ पर आज क्या कर लिया है, त्रिभुजों को समरूप करना हमने सीख लिया है कि कोई दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, दो त्रिभुजों का युग्म आपको दिया गया है और आप उनको समरूप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको उनको किस तरह से कोणों के आधार पर या किस तरह से भुजाओं के आधार पर आप यहाँ पर समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं सवाल की। आकृति में त्रिभुज ODC, ठीक है, त्रिभुज ODC, तो यह है आपका OBC, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA के, OBA, ठीक है, ध्यान दीजिए ODC समरूप है ODA त्रिभुज के। ठीक है, कोण BOC, BOC आप देख सकते हैं ये BOC बराबर 125 डिग्री है
और कोण CDO बराबर 70 डिग्री। CDO बराबर 70 डिग्री आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर DOC ये वाला कोण मैं यहाँ पर आपको नंबरिंग कर देता हूं कि पहले आपको ये फाइंड करना है, फिर DCO, फिर आपको सेकंड नंबर पर ये फाइंड करना है, एंड OAB थर्ड नंबर पर आपको ये वाला कोण फाइंड करना है। ठीक है, ये ज्ञात करने हैं। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में हम लिखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है, क्या गिवन है। तो दिया है, तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुज, समरूप त्रिभुज दिए हैं कि भाई त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAK। ठीक है, ये समरूप है। दूसरा फिर आपको दिया है कोण BOC क्या है, 125 डिग्री है। एंड आपको दिया है कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ठीक है, आपको ये दिया है। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है अभी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है कि भाई नंबर 1 कोण DOC। ठीक है, DOC क्या है। नंबर 2 आपका कोण DCO कितना है। एंड नंबर 3 आपका कोण OAB कितना है। ये तीनों कोण आपको यहां पर ज्ञात करने हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर, और बारी बारी से आपका नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब बात करें DOC, तो ध्यान से देखिए DOC कहाँ है। DOC, ठीक है, DOC आपके कहां पर, BD वाली रेखा पर है। ठीक है, कहां पर है, BD वाली रेखा पर है। तो DOC फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कोण DOC प्लस कोण BOC, ध्यान से देखें, तो कोण DOC ये और कोण BOC ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका, ये दोनों मिलकर भाई बनाते हैं 180 डिग्री, और इसे आप कहेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्या होता है, जब आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, और इस सीधी रेखा को हम अगर कोणों में विभाजित कर दें तो दोनों कोणों का योग है ना, एक ही रेखा पर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसे ही हम रैखिक युग्म, एक ही रेखा के युग्म है ना, ये है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रैखिक युग्म। अब कोण DOC आपको फाइंड करना है, BOC आपका 125 डिग्री दिया है दोस्तों, 180 बराबर 180। अब आपको DOC फाइंड करना है, तो 180 को 125 को क्या करना होगा, पक्षांतर करना होगा। तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कोण DOC बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, तो 10 में से गया 5, तो कितना बचा 5, यहाँ 7 में से 2 गए 5, तो भाई यहाँ पर आ गया है 55 डिग्री। तो पहला केस हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मतलब पहला कोण हमें मिल चुका है। बात करते हैं दूसरे कोण की, तो DCO वाले की, है ना। तो DCO एक कंसेप्ट और आपने देखा होगा कि जब कुछ इस तरह से लिखा हो और यहाँ, ठीक है, आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वहिष कोणों का योग इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण जो है इन दोनों के योग के बराबर होता है, जिसे हम वहिष कोण का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वो कंसेप्ट लगाएंगे, तो कौन सा लगा देते हैं कि कोण आपको दिया है CDO प्लस, ठीक है, CDO, ओके। दूसरा फिर आपको दिया है कोण DCO, तो आपको फाइंड करना है DCO, है ना, CDO प्लस DCO, है ना, CDO DCO, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 125, मतलब BOC के बराबर। कोण
ओ सी के बराबर। कारण आप इसे लिख देंगे बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण की माप जो है अंतः कोणों के, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो सी डी ओ, ठीक है, 70 डिग्री है, प्लस डी सी ओ हमें फाइंड करना है, और बी ओ सी जो कि क्या है 125 डिग्री है दोस्तों। कितना है 125 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 70 डिग्री का पक्षांतर करेंगे, सो कोण डी सी ओ बराबर 125 माइनस 70 डिग्री, सो कोण डी सी ओ बराबर, ठीक है, 125 में से आप 70 घटा दे तो देखिए भाई 5 के 5 लिखा जाएंगे, 12 में से 7 गए 5, तो यहां भी आपको डीसीओ कितना मिल गया है 55 डिग्री मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये भी आ गया है। अब बात आती है तीसरे केस की, है ना, दो केस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। चलिए ठीक है, ये हो गई पहली बात, यहां हो गई दूसरी बात। अब बात करते हैं हमारे तीसरे का। ठीक है, तो हमने हमारे सवाल में हमें दिया गया है कि भाई त्रिभुज ओडीसी समरूप है। ठीक है, ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, ओबीए के, है ना, ओडीसी ओबीए के समरूप है। अब समरूप है तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज में संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण भाई ये वाला कोण इस कोण के संगत होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दूसरा केस तीसरे केस के संगत होता है ना। तो मतलब कि कोण डीसीओ, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ओ ए बी फाइंड करना है। तो कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा, कोण डीसीओ के बराबर होगा। कारण संगत कोण लिख देंगे आप, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है ये। ठीक है, तो ये संगत हो गए। अब आप देख सकते हैं डीसीओ कितना है 55 डिग्री, तो भैया कोण ओ ए बी बराबर भी क्या हो गया 55 डिग्री हो गया है। और यहां पर हमने तीनों ही केस सॉल्व कर लिए हैं, तीनों ही कोणों के मान हमें यहां पर मिल गए हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा सवाल। सो फ्रेंड्स क्लियर है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। चलिए, आई होप आपको ये सवाल बिल्कुल एकदम बेहतरीन अंदाज में, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें ए बी वाली भुजा डी सी भुजा के समांतर है। ठीक है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी विकर्ण बी डी विकर्ण, ठीक है, परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अब हमने त्रिभुजों की समरूपता कसौटी देख ही ली है, उसका प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये दर्शाने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि आपको सवाल में क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, समलंब चतुर्भुज, क्या दोस्तों, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दिया गया है। ठीक है, ए बी सी डी दिया गया है जिसमें ए बी वाली भुजा सी डी वाली भुजा की क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ओके, इसके साथ ए सी तथा बी डी विकर्ण, ए सी तथा बी डी विकर्ण परस्पर क्या, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ओके, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, इसके बाद आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जो जो दिया है, समलंब चतुर्भुज दिया है, ए सी और बी डी विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये लिख लिया है। अब इसके साथ आपको सिद्ध करना है, ठीक है, समरूपता की कसौटी के आधार पर आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि भाई ए ओ बटे ओ ए बटे ओ सी, ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब इनको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा,
हमें दो त्रिभुजों को यहाँ पर समरूप सिद्ध करना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज क्या कर लेते हैं, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी ले लेते हैं। इन दोनों को यहां समरूप सिद्ध करेंगे। अब जैसा कि सबसे पहले आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि ए बी भुजा समांतर है सी डी के, है ना, ए बी साइड पैरेलल है सी डी के। ओके, कारण क्या है आपको सवाल में ऑलरेडी बोल रखा है। अब भाई एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए और ध्यान से समझिए कि जब भुजाएं समांतर होती हैं, ऐसी भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, तो उन समांतर भुजाओं के अंदर बनने वाले एकांतर कोण जैसे कि ये, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए कि दो समांतर भुजाएं हैं, इनको काटा गया एक रेखा के द्वारा, प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा। अब समांतर भुजाओं को काटने पर यहां और यहां इस तरफ कुछ जेड के शेप में बनने वाली आकृति के द्वारा बने हुए कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, जिसे हम अंतः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं और जो कि हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इसके बराबर कह सकते हैं और इधर के कोण इस कोण के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर एक लॉजिक काम करने वाला है कि कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के, और वही बात, ठीक है, क्या होगा, ओ ए बी, ध्यान से देख लीजिए, ओ ए बी बराबर होगा ओ सी डी के, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी ये लाइंस पैरेलल होंगी, है ना, और पैरेलल लाइंस समांतर रेखाओं के बीच बने इस तरह के कोण ही आपके अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं और जो कि हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा आप यहाँ कह सकते हो ओ बी ए, ठीक है, ओ ओ बी ए, ये दूसरा कोण बराबर होगा ओ डी सी के, इसके, ठीक है, कोण ओ डी सी के, और ये दोनों ही क्या है भाई, अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है, और अंतः एकांतर कोण जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं हमेशा समान होते हैं। तो दो कोण समान हो गए हैं, ठीक है। कंसेप्ट तो ये कहता है कि अगर दो कोण भी समान हो गए तो आपके दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं। लेकिन हम यहाँ एक और कोण समरूप समान कर सकते हैं कि भाई कोण ए ओ बी बराबर, ठीक है, ए ओ बी ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण सी ओ डी के, सी ओ डी के, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ध्यान से समझ लें कि भाई एक ही शीर्ष पर बने विमुख कोण, ठीक है, दोनों का एक ही शीर्ष होगा, कॉमन शीर्ष होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा और दोनों विमुख होंगे, है ना, ये इस दिशा में खुलेगा तो ये इस दिशा में खुलेगा, है ना। या फिर इनकी बात करें कि ये वाला कोण देखें तो ये इस दिशा में खुलेगा तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये इस दिशा में खुलेगा। इन्हें कहते हैं एक ही शीर्ष पर बनने वाले विमुख कोण, है ना। ये एक दूसरे से विमुख हो चुके हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं, जो कि एक दूसरे की शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसने इससे मुंह फेर लिया है, इसने इससे मुंह फेर लिया है, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। कौन सी समरूपता से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तीनों ही कोण क्या किए हैं, बराबर किए हैं। तो मतलब ए ए ए मतलब कोण कोण समरूपता से ये हो गया है, ठीक है ना। अब भाई समरूप सिद्ध कर दिया इन्होंने, कहा समरूपता की कसौटी के आधार पर आपको ये लेकर आना है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों, समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज ये हैं, हम इनकी भुजाओं का अनुपात बना लेते हैं। तो भाई इन्होंने लिखा ओ ए तो हम लिख लें ओ ए,
अब इसके आधार पर देखिए दूसरा और पहला, है ना, लिखने का तरीका भी देखें, जब हमने पहले दूसरा लिखा है फिर पहला लिखा है, तो इसके भी दूसरा और पहला ओ बटे ओ सी, ठीक है, और दूसरा फिर ओ बी, दूसरा तीसरा तो ओ डी, बस कारण क्या हो गया, संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और यहां पर ए समरूपता के आधार पर हमारी ये यहाँ पर हमने ये सवाल सिद्ध कर लिया है, ये सवाल हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। लास्ट में आपको क्या लिख देना है, हिंदी में इति सिद्धम और इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड लिख देना है मेरे दोस्तों, और ये यहाँ पर हमने अपना सवाल पूरा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, ठीक है, तथा कोण एक बराबर कोण दो। ध्यान से देख लिए, कोण एक और कोण दो कहां से कहां तक बन रहे हैं। इसी के साथ आपसे पूछा गया, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। पी क्यू एस त्रिभुज समरूप है टी क्यू आर के, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले तो आप लिख लें दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए गए हैं यहां पर, जिसमें आपको सबसे पहले तो दिया है आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर आपको यहाँ पर दिया है, और साथ ही साथ कोण एक जो है कोण दो के बराबर दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, तो हमने कहानी समझ ली है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या सिद्ध करना है। तो देखिए, आप सबसे पहले एक बार और रेशियो पर फोकस करें, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दूसरा क्यू टी अपॉन पी आर। थोड़ा सा यहाँ पर ये घुमा हुआ है, बाकी कोण एक बना हो कहां से कहां तक है, ये एक, और दो पर फोकस करें, ठीक है, दो जो है कहां से कहां तक बन रहा है, ये पूरा नहीं यहां तक ही है, ठीक है, इस बात पर गौर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका यही मेन मुद्दा आता है, ठीक है, यहीं से आपका सवाल जो है आपका यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है, यहीं से आपका एक ट्विस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको समरूप सिद्ध करना है ना। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। अब कोण के आधार पर देखें तो यहाँ तो एक ही कोण बराबर दिया, वो भी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, जो बराबर दिया है कोण एक और दो, तो वो कहां पर है, पी क्यू आर में है। कोण एक बराबर है कोण दो के, मतलब कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, ठीक है। अब एक बराबर है दो के, तो इसके लिए कारण हो जाएगा दिया है ना, और एक और दो आप समझ ही गए कौन से कोण है, ठीक है। तो भाई पी क्यू आर के सामने वाली भुजा पी आर और पी आर क्यू के सामने वाली भुजा क्यू पी, है ना, तो ये दोनों भी पी आर के सामने वाली भुजा क्यू पी बराबर होंगे, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और उसका उल्टा कह लें कि बराबर कोणों, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है, दोनों तरह से कह सकते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सो कंसेप्ट एक बार और सुन लें,
बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोनों कंसेप्ट ध्यान से रखिएगा, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसको आप एक नाम दे दी। दूसरा आपको कोण क्यू आर बटे क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटे पी आर के। ठीक है, कारण क्या होगा इसके लिए दिया है, सवाल में ऑलरेडी बोल रखा है। ठीक है, और इसे आप दो नाम दे दें। ओके, ठीक है। अब एक और दो में देखें तो पी आर जो है क्यू पी के बराबर है। पी आर किसके बराबर है? क्यू पी के बराबर है। तो मतलब कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर किसके बराबर है? क्यू पी के। तो हम इसको क्यू पी लिख सकते हैं, मतलब पी आर की जगह क्यू पी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, किससे? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना? ओके, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि भाई अब क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे क्यू पी के। ठीक है, एक बार डायग्राम के हिसाब से देख लिए जाए। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे क्यू पी के, है ना? तो रेशियो समझ में आ गया है। अब आप देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, है ना? दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों में सबसे पहला काम तो हमने लिख लिया क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, ये हमने कर लिया है ना? ये इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बन गया। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, क्या सिद्ध कर चुके हैं, या फिर आप इसे समीकरण 3 नाम लिख देंगे कि भाई समीकरण 3 से, ये भी हो सकता है। दूसरा, आप दोनों के बीच देखें कि भाई कोण पी क्यू एस और बराबर कोण पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू एस ये, टी क्यू आर तो भी यही, और इसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कॉमन एंगल कहेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। तो आप देख सकते हैं दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाएं समानुपाती हैं, उनके बीच वाला कोण समान है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया है भाई त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी समरूपता से? तो एस ए एस, ठीक है, एस ए एस समरूपता के आधार पर ये यहाँ पर समरूप हो चुका है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमने पी क्यू एस को टी क्यू आर के समरूप सिद्ध कर दिया है। कौन सी समरूपता से? एस ए एस, भुजा कोण भुजा समरूपता के आधार पर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम आ गए हमारे 5वें प्रश्न पर, और आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर आर टी एस है। ठीक है, तो भाई क्या कहा है? त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, इसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, ठीक है, इस पर पी आर और क्यू आर पर टी और एस, ठीक है, कौन कौन से? एस और टी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है, ठीक है, ये वाला कोण जो है, ये कोण पी जो है आर टी एस के बराबर है। ठीक है, किसके? आर टी एस के, इस कोण के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है? यहां पर आर पी क्यू, ठीक है, क्या? आर पी क्यू, आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या होगा? वही आपको दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, और पी क्यू आर त्रिभुज में भुजा पी आर तथा क्यू आर पर एस तथा टी
बिंदु स्थित है, ठीक है, एस तथा टी बिंदु स्थित है, ठीक है, क्या है, एस और टी बिंदु स्थित है। इस प्रकार की कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के, ठीक है। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, फटाफट लिख लिया जाता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ओके दोस्तों, बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, यूं आपका थोड़ी सी देर में ही सॉल्व हो जाएगा। तो भाई लिख लीजिए, आपको जिनको समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है। अब सबसे पहली बात आप यही लिख लें कि कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के। कारण क्या है, सवाल में दिया है ना, कारण क्या होगा, सवाल में दिया है, ठीक है दोस्तों। अब सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। अब ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, सवाल में दिया है। अब दूसरा कौन सा कोण है जो बराबर हो सकता है, तो आप एक बात ध्यान देंगे, हमने हमारा यहाँ पे दिया था आर पी क्यू और आर टी एस, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, दोनों के बीच में ये आर जो है उभयनिष्ठ कोण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, उभयनिष्ठ कोण का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें, कोण क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी बराबर है किसके, कोण एस आर टी के, ठीक है, किसके, एस आर टी के, जिसे आप क्या कहेंगे, चित्र के अनुसार उभयनिष्ठ कोण कहेंगे, कॉमन एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। और हमने क्या कर लिए हैं, दो कोण बराबर कर लिए हैं, ठीक है। लॉजिक के अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार बात करें, किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए आपको दो कोणों को समान करके दिखाना ही काफी है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि भाई त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है, किसके, आर टी एस के समरूप है, ठीक है ना, आर टी एस के समरूप है। किस कारण से, कौन सी समरूपता से, ए समरूपता से, कौन सी, ए समरूपता के आधार पर ये समरूप हो जाता है, ठीक है। बस हो गया सिंपल सा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे 6 क्वेश्चन पर। तो 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के, ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के, ठीक है। अब दर्शाइए कि एडीई त्रिभुज समरूप ए बी सी के, ठीक है। तो कौन सर्वांग सम दिया है, ए बी ई त्रिभुज सर्वांग सम दिया है किसके, ए सी डी के, और समरूप सिद्ध किसको करना है, ए डी ई और ए बी सी को, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, बस सबसे पहले लिख लें फटाफट, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें आपको त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई आपको सर्वांग सम दिया है। अब सर्वांग सम त्रिभुज की क्या गुणधर्म है, तो सबसे पहले बात करें, संगत कोण समान होते हैं, वही एक कंसेप्ट तो सिमिलर है, दोनों में कॉमन है ना, कि संगत कोण समान होते हैं।
और सर्वांग समता का दूसरा गुणधर्म है कि संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। बस उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पालन करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। कारण क्या है, दिया है, ठीक है, ओके। अब जब ये दिया है तो सबसे पहले तो ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और दूसरा ए डी बराबर ए ई, है ना, ठीक है। क्या होगा, ए डी बराबर ए ई, दोनों ही क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है। और समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है, समान होती है। और हम क्या करें, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए, ठीक है, रेशियो दोनों का सेम बनना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से ये आ गया है, ठीक है। अब बात आती है समरूप त्रिभुज की, तो भाई लिखिए इसको आप क्या बोलेंगे, समीकरण 3 बोलेंगे। अब क्या करना है, समरूप सिद्ध कर लीजिए, किस किस को, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इन दोनों को समरूप सिद्ध करें तो सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये जो है ए बी और ए डी, ठीक है, ए बी भुजा का अनुपात ए डी से, ए बी का ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए, यहां अनुपात बन रहा है, बराबर है, ठीक है। ए ई से, ठीक है, ए सी बटे ए ई, कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से, ठीक है, इससे समीकरण 3 से। अब आप दोनों के बीच में देखें, दोनों आकृति के बीच में बीएसी और डीएसी, ए जो है दोनों में ही कॉमन है ना, तो कोण डीएई बराबर कोण बीएसी, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं, ठीक है, कॉमन एंगल कहते हैं। तो भाई दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, क्या हो गया है, दो भुजाओं का अनुपात, और दोनों के बीच बनने वाला एक उभयनिष्ठ कोण समान है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, है ना, कौन सी समरूपता से, तो एस ए एस समरूपता से, कौन सी समरूपता से, एस ए समरूपता के आधार पर आप कह सकते हैं कि भाई ये समरूप है। और ये हमारे यहाँ पर 6 सवाल हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये हमने कर लिए हैं प्रश्नावली 6.3 के 6 सवाल, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के सवालों को हम अपनी अगली वीडियो में पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम अभी पूरे सवालों को करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ये क्लास काफी लंबी खिंच जाएगी, जिसमें आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, सवाल कंफ्यूज हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप उलझ कर रह जाएं। इसलिए हम इस वीडियो को, इस क्लास को पार्ट में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप भी अपने इन बाकी सवालों को, जितने सवाल हम कर चुके हैं, इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आपकी 6.3 की जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें आप बाकी के सारे सवालों को देखेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।